नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं और उनके हर विदेशी दौरे की तरह यह दौरा भी काफी विवाद में फंस गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने भाषा से लेकर भगवान तक, संघ से लेकर भारत के संविधान तक और लोकतंत्र से लेकर उनके पसंदीदा टॉपिक चीन तक जो कुछ बयान दिए उस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। व्यूअर्स, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा पूरे देश पर कब्जा करना चाहती है। उसके बाद राहुल गांधी लोकतंत्र पर पहुंच गए और कहा कि हम भारत में अमेरिका जैसा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने चीन की जमकर तारीफ कर दी और कहा कि रोजगार के मामले में चीन में कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान पर जोरदार हमला करते हुए बीजेपी और एनडीए ने कहा कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है। लेकिन इसी बीच राहुल के गुरु कहे जाने वाले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन अंकल सैम यानी सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी को पप्पू बताना एकदम गलत है। कई विषयों पर राहुल गांधी गहरी समझ रखते हैं और अब वो पप्पू नहीं है, उनके पास एक विजन है। सैम पित्रोदा के इस बयान पर भी खूब पॉलिटिक्स हो रही है, तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, 7 समंदर पार सियासी वार। राहुल एक बार फिर विदेश यात्रा पर हैं और पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी विदेश यात्रा पर सियासी संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारत पर कई सवाल खड़े कर दिए। Battle that is being fought in India. The RSS believes that India is one idea. We believe that India is a multiplicity of ideas. The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. So if you say to the people of Andhra Pradesh that look, Telugu is not as important as Hindi, you're insulting the people of Andhra Pradesh. And this is the simple battle that is being fought in India. इसके बाद बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और चाइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है। उनको यह भी नहीं पता है कि विदेशी भूमि पर जाकर क्या बात करनी है। राहुल गांधी वहां कुछ भाषण देने गए हैं, अपने विचार रखने गए हैं। लेकिन इसी बीच खुद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने पप्पू वाले मुद्दे को हवा दे दी। Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no pappu. वैसे इस मुद्दे पर पहले भी खूब सियासी नोकझोंक हो चुकी है। मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। ये माननीय सांसद को पप्पू नहीं कह सकते। माननीय सांसद है, इनको पप्पू नहीं कह सकते। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। राहुल गांधी को देख के तो मुझे सच में तरस ही आता है। क्यों आता है आपको तरस? मुझे वो बहुत बेचारे लगते हैं, कार्टून कैरेक्टर यार, कम ऑन यार, मुझे हंसी आती है, मुझे एकदम कार्टून लगते हैं वो। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विदेशी जमीन पर देश की बुराई उचित है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, राहुल के बयानों का एक्सरे करने वाला विश्लेषण। बयान क्या है? चीन में रोजगार की दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है व्यूअर्स? चीन में युवाओं की बेरोजगारी दर जुलाई 2024 का जो आंकड़ा है वो 17% का रिकॉर्ड स्तर है।
तो आप सोच सकते हैं सच्चाई क्या है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। बयान क्या है? हम अमेरिका जैसी आजादी और लोकतंत्र चाहते हैं। 70% भारतीय लोकतंत्र से संतुष्ट हैं। यह प्यू रिसर्च की रिपोर्ट है। मात्र 31% अमेरिकी अपनी डेमोक्रेसी से खुश हैं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा प्रचार के दौरान गोली चली और जानलेवा हमला हुआ। भारत के अंदर इस तरह की घटनाएं नहीं हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। अमेरिका को सीखना चाहिए भारत के लोकतंत्र से। बयान, भारत में भाषा और संस्कृति को लेकर लड़ाई चल रही है। 4 सितंबर 2024 राहुल ने कश्मीर में बाहरी शब्द का इस्तेमाल किया, सच्चाई है। और 24 फरवरी 2021 उत्तर भारतीयों को सतही सोच वाला बताया। खुद राहुल गांधी इस तरह के बयान दे रहे हैं और अपने ही बयान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अमेरिका में जाकर। खुद राहुल गांधी भारत में ये बोल के गए हैं और अमेरिका में कह रहे हैं भाषा और संस्कृति को लेकर लड़ाई चल रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों को सतही वाला बता रहे हैं। कश्मीर में जो लोग जा रहे हैं उनको बाहरी शब्द का उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये राहुल की सच्चाई है। मैं बढ़ता हूं आगे। अगला बयान, आरएसएस की विचारधारा को थोपा जा रहा है। सच्चाई है कि महात्मा गांधी ने 1934 में संघ के शिविर में वो गए थे वर्धा और संघ के अनुशासन की उन्होंने बाकायदा तारीफ करी थी। सिर्फ महात्मा गांधी ने नहीं, मैं आगे नाम लेता हूं पंडित नेहरू का। नाना है जो राहुल गांधी के, उन्होंने 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस को शामिल होने का न्योता दिया था। ये तो नाना की बात हुई। अब दादी पर आता हूं मैं। इंदिरा गांधी जी ने 1977 में आरएसएस के न्योते पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल के उद्घाटन में वो पहुंची थी। ये सच्चाई है। और अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल है, क्या राहुल गांधी सियासत चमकाने के लिए देश के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिसमें लोकतंत्र की भी बात है, भाषा की भी बात है और संस्कृति की भी बात है। आइए बढ़ते हैं आगे। आज का पैनल कौन कौन से हैं? मेहमान हैं मेरे साथ। गौरव भाटिया मेरे से जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, जिन्होंने इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मेरे साथ मलूक नागर हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, महासचिव हैं, रालोद के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कुलदीप कुमार हैं, एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ सुनील यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में स्वागत है। गौरव भाटिया, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। 50 सेकंड का वक्त आपके पास है। आपने आज एक बहुत बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काला धब्बा करार दे दिया राहुल गांधी को लोकतंत्र पे, क्यों? देखिए अमीर जी, ये आज भारत का हर नागरिक मानता है कि जो परिपक्वता, जो गंभीरता नेता प्रतिपक्ष में होनी चाहिए वो राहुल गांधी में नहीं है। वो जब भी विदेशी भूमि जाते हैं भारत के लिए अनर्गल बयान देते हैं और वो पप्पू तो आई, वो गप्पू भी हैं। गप्पू कौन होता है? जो गप मारता है, झूठ बोलता है। और इतनी बेइज्जती उनकी सैम अंकल ने आज करी है, देख के अच्छा नहीं लगा। वो तो खुद ही पप्पू बुला रहे उन्हें। और अब मैं आपको बताता हूं कुछ आंकड़ों के साथ किस लिए हम लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। सबसे पहले विदेशी भूमि अमेरिका में थे। आपको मालूम है विपरीत परिस्थितियों में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किस इकोनॉमी की है? भारत की। आईएमएफ का डेटा कहता है 2024 में 7% अनुमान हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, यूएस की 2.6% और चाइना की 5%। 2023 में भारत की इकोनॉमी 8.2%, यूएसए की 2.5% और चाइना की 5.2%। कैसे मजाल होती है कि आप कहते हो कि चीन अच्छा है, भारत बुरा है। अरे भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम 2nd लार्जेस्ट है, ऑटोमोबाइल में 3rd है, 4th लार्जेस्ट हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, 5th लार्जेस्ट हम इकोनॉमी है वर्ल्ड में, और आप बुराई करते हो। अब दूसरी बात लोकतंत्र की कर लेते हैं। पप्पू और गप्पू राहुल गांधी को यह बताना होगा वो झूठ क्यों बोलता है। आप मुझे बताइए चीन में क्या हालत है? चीन में लोकतंत्र की यह हालत है, उगर मुस्लिम लाखों की संख्या में गायब हो जाते हैं, किसी की हिम्मत रही है वहां पे प्रश्न उठा दे। भारत के प्रधानमंत्री को ये लोग रोज गाली देते हैं, कभी चौकीदार चोर है, गंगू, तेली, बिच्छू, और चीन में आप चू कर दे ना तो चीची निकाल दे राहुल गांधी की। तीसरी बात, वहां पे अलीबाबा एक कंपनी है, उसके फाउंडर जैक मा गायब हो गए, किसी को पता नहीं चला। डिफेंस मिनिस्टर
एक्स गायब हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, रक्षा मंत्री गायब हो जाते हैं। उसकी तुलना भारत के लोकतंत्र से कर रहे हैं। मैं उस चर्चा को लेकर आता हूं। विवेक भी मेरे साथ है, सुनील यादव भी मेरे साथ है। विवेक श्रीवास्तव, मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना में युवाओं की बेरोजगारी दर जो है वो करीब करीब रिकॉर्ड स्तर पर है, 17% की। वो कहते हैं कि वहां पर बेरोजगारी की दिक्कत नहीं है, उन्हें चाइना की सब चीजें पसंद आ रही है, कह रहे हर चीज में मेड इन चाइना है। अब आप मुझे बताइए, आप कितनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं? ये जो टी शर्ट डाली है ये मेड इन चाइना डाली है क्या? ये जो कमीज डाली है ये मेड इन चाइना है क्या? चीज तो मेरे मित्र गौरव भाटिया, नहीं हो, चाहे वो जो मर्जी हो, मेड इन आसाम हो, मेड इन बंगाल हो, मेड इन पंजाब हो, पहले तो गौरव भाटिया जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नाम हमें इज्जत से लेना चाहिए और लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम आप भी थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए, तो शायद डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छी दिखाई दे। ये तो हुई पहली बात। नहीं, पर ये आप किसने बोल रहे हैं? जो सब शब्द क्योंकि गौरव भाटिया ने पप्पू नहीं बोला, ये सैम पित्रोदा ने पप्पू बोला था। नहीं, उन्होंने सिर्फ यही कहा था दैट द बीजेपी शुड स्टॉप टेकिंग हिम लाइटली, और ये मैं भी यही कहूंगा, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कृपा करके थोड़ी रिस्पेक्ट देना सीखिए आप, बेशक आप सरकार में हो। और यही अरे पप्पू बोला उन्होंने, मैं बता रहा हूं आपको, राहुल गांधी ने खुद को पप्पू बोला। नहीं सर, आप लाइटर वेन में हर चीज को मत लिया करिए। मेरे प्राइम मिनिस्टर है, मुझे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, और आपके भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप भी इज्जत से बात करिए जरा। ये हुई पहली बात। दूसरी बात पे अब आ जाते हैं, हम संघ को अच्छा नहीं मानते, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। 4 बार संघ को बैन किया, चारों बार विश्वासघात, लास्ट टाइम 1992 में बैन किया। इन्होंने लिख करके दिया सरदार पटेल को, हम सांस्कृतिक इंस्टीट्यूशन है। कहां के सांस्कृतिक इंस्टीट्यूशन हो? प्रधानमंत्री तुम्हारा, 8 वाइस प्रेसिडेंट तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, सारे वाइस चांसलर तुम्हारे। यू हैव पॉलिटिसाइज्ड एंड यू हैव लेट डाउन द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब आपने पटेल को लिख के दिया था गोलवलकर ने, तो क्या कहा था कि एक सांस्कृतिक इंस्टीट्यूशन रहेगा और भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए काम करेगा। कर रहे हैं आप काम? नहीं कर रहे हैं ना। तो फिर मैं उत्तर दे, अगर कोई इशू उठाता है, और डिविजिव पॉलिटिक्स आपकी रही है हमेशा, एक संस्कृति 5000 साल पुरानी, मुसलमानों को आप गले नहीं लगा सकते, ईसाइयों से आपको एलर्जी है, बड़े बड़े कैपिटलिस्टों के साथ आप हैं, तो आपको क्रिटिसाइज नहीं, पर मुझे ये एक बात बताइए, आपने एक जवाब नहीं दिया। ये जो कमीज डाली है ये चाइनीज डाली है क्या? जी भाई, मेरी बात सुनिए सर, इस बात में मैं कोई चाइना का सपोर्टर नहीं हूं, भारत में रहता हूं। हमारा कुछ लॉस होगा तो मेरे परिवार का भी होगा। तो फिर राहुल गांधी को क्यों लग रहा है कि हर चीज चाइनीज है भारत के अंदर? अब आप सुन लीजिए, लेकिन क्या ये सच नहीं है अमीश भाई, क्या ये सच नहीं है कि टेक्नोलॉजिकली जापान हो गया, चाइना हो गया, कोरिया हो गया, हमसे एडवांस्ड है? ओके, गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया रिबट। ओके, गौरव भाटिया, संघ पर अटैक करा है योर टेक, और काला धब्बा के ऊपर सुनील यादव भी बोलना चाहते हैं जो आपने कमेंट करा है। ओके, कांग्रेस प्रवक्ताओं ने रिएक्ट करा है गौरव भाटिया के काला धब्बा वाले बयान पर। कहा यह दुखद है कि बीजेपी के एक प्रवक्ता ने इस तरह का बयान दिया है। देखिए, अगर राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर ये कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है और भारत को चीन से सीखना चाहिए, तो मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा राहुल गांधी काला धब्बा है हमारे लोकतंत्र पे। और मेरे साथी विवेक जी कह रहे थे राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। हाँ, लीडर, मैं उसी पे आ रहा हूँ अमित जी, मैं उसी बात का उत्तर दे रहा हूँ। तो विवेक भाई, एक कहावत आपने सुनी होगी, रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट। विवेक जी अपनी बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोले प्लीज। ये गंदी आदत है, इसको सुधारने का प्रयास करिए, मुझे लगता है आप सुधार लेंगे। देखिए अमीर जी, रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कह के सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देके कान पकड़ के माफी मांगी राहुल गांधी ने। और आज आपत्तिजनक क्या है मैं आपको बताता हूं, चीन की ये हिमाकत करते हैं। आप मुझे ये बताइए, ये तस्वीर है, ये चीन के साथ पार्टी टू पार्टी समझौता किया जब कांग्रेस की सरकार थी। राहुल गांधी बैठे हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे हैं। मेरा तो हक है, तुम हक का नूडल्स खाओ, लेकिन ये तो बताओ कि इस एमओयू में लिखा क्या है। और जब राहुल गांधी ये कहते हैं भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई और मोदी सरेंडर मोदी है, अरे देश का प्रधानमंत्री सरेंडर करेगा? हमारी सेना तो सबसे वीर है, तो काला धब्बा ना कहे तो क्या सूर्य की रोशनी बोले होंगे? बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले,
बीच में ना बोले। नहीं सर, आप बता दीजिए बीच ना में ना सर, बोलो। पिछली बीच डिबेट में में मत आपने बोलो। उनको अमरीकी बदतमीजी एजेंट नहीं कहा करेंगे, था, अमीर कहा जी। था अमरीका की ये मदद से सुनिश्चित सत्ता करना परिवर्तन आपका करेंगे काम है। हिंदुस्तान में। सारे आज दर्शक चीनी देख एजेंट बता रहे दिया, हैं, ट्वीट कल करके अफ्रीकी ऐसे एजेंट बता बदतमीज देंगे आप। प्रवक्ता को जवाब दे जो सर बीच हम में किस बोलता देश के है, एजेंट है बता दीजिए ना जो सर। बीच में बोलता है। और सुनिए, नहीं सर, हम किस देश के एजेंट है आप बता चुप हो दीजिए जाइए, पहले आप चुप हो जाइए, आप बाध्य नहीं हूं मैं। सर, पिछली चुप हो जाइए, डिबेट बिल्कुल में बीच में आपने मत हमें अमरीकी बोलिए। एजेंट आपकी कहा था। इज्जत कर रहा हूं, इसका ये मतलब आपने नहीं है। कहा था हम अमेरिका आपको में जवाब जाकर नहीं के दे सकते, देश ऐसा में सत्ता परिवर्तन धोएंगे करेंगे। चीन में जाके गिरेंगे। चुप हो जाइए बिल्कुल जी। सुनिए सुनिए, अमीर जी आप लेफ्ट की बात करते हैं, मैं इनको भी काला धब्बा ही मानता हूं। 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ, क्या लेफ्ट ने ये नहीं कहा कि जो हमारे घायल सैनिक हैं उनके लिए खून मत दो, क्योंकि ये चीन के साथ खड़े थे। 30 सेकंड के लिए। अरे घटिया आदमी, यार घटिया, अरे ये गलत बात है अमीर जी, ये गलत बात है। देखिए मेरे तीर इतनी तेज हैं, इनको छलनी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहा अर्जुन अर्जुन के तीर इतने तेज हैं कि दुर्योधन को दर्द हो रहा है। जो आप अच्छा अपने है। आप को अर्जुन और मान सुनिए रहे हैं, अब उनको अमीर जी, दुर्योधन मान रहे हैं, अभी- सबको काला धब्बा भी मान रहे हैं। बिल्कुल, अब कोई वासुदेव दुर्योधन कृष्ण भी से ना बदतर अवतरित हो रहिए। जाएं। जी मेरा निवेदन है कि एक सुनिए। एक करके महाभारत को बीच अरे में भगवान जी हाँ सुनिए, अब अमीर जी एक और तथ्य देता हूं क्यों लेफ्ट काला धब्बा है, देश विरोधी है। इनका मैनिफेस्टो देखिए 2024 के चुनाव का। जी जी इन्होंने कहा भारत के न्यूक्लियर वेपन जो है वो खत्म कर दिए जाए, कम कर दिए जाए। क्यों कम कर दिए जाए? क्योंकि आप चाहते हैं चीन मजबूत हो और भारत कमजोर हो, और भारत सबसे मजबूत है। एक दिन पूरे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा ये भारत, और देखिएगा मोदी जी ने जो सोच रखा है वो करके दिखाएंगे। ठीक है, मोदी सब तो काले मुमकिन धब्बे हैं। एक बात ये RSS सपा पे भी सपा कह का दूं। मैं रुख करता हूं तो सब काले धब्बे हैं जी। कांग्रेस का राहुल गांधी काला धब्बा है, विवेक श्रीवास्तव काला धब्बा है। मैंने आपको उदाहरण देके बताया जी जो जी काले जी, धब्बे ये हैं। सब काले धब्बे हो गए हैं। देखिए अमीश भाई, मैं केवल एक बात कहूंगा, तीर चल रहे हैं, अर्जुन जी आ गए हैं। हमारे देश का लोकतंत्र बहुत शानदार लोकतंत्र जी है। तो राहुल जी को समझाइए फिर। और जो लोग इस लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे थे, जो 400 पार के बाद इस लोकतंत्र के खिलाफ साजिश करना चाह रहे थे, उनका क्या हुआ? लोकतंत्र ने बराबर किया है। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत में नहीं है। तो धब्बा कौन है? काला धब्बा कौन है? नहीं, काला धब्बा कोई नहीं है। काला धब्बा तो एक बोला गया सोच है जी। जो लोग बोल रहे हैं उनका मन काला है, उनका दिमाग काला है, उनकी सोच काली है और उनके कारनामे काले हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी, नहीं, किसकी सोच किसके कारनामे काले हैं? आरएसएस बीजेपी और उनके प्रवक्ताओं के, और किसके? जो बोल रहा है। अच्छा बताइए, मतलब गौरव भाटिया के कारनामे काले हैं। देखिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी दुनिया के कई देशों में जाकर के कुछ भाषण करके आए, उस पर हम जिक्र नहीं करना चाहते। एक, चाइना का हम लोग पक्षधर नहीं हैं। हम तो राहुल जी तो कह रहे हैं कि चाइना में युवाओं की बेरोजगारी की दिक्कत नहीं है, लेकिन आंकड़े जो हैं वो चाइना में युवाओं की बेरोजगारी दर जो है वो जुलाई 2024 का जो आंकड़ा मेरे पास है वो 17% के रिकॉर्ड स्तर पर है। हम दूसरी बात कह रहे हैं। दूसरी बात जो राहुल जी ने बोला उसकी बात करिए ना। हम इससे आगे, ने बोला कि वो पप्पू नहीं है तो बीजेपी ने पप्पू को पकड़ लिया। उसके आगे की बात कर रहे हैं। देखिए इस देश का जो असली दुश्मन है वो चाइना है जी। ये बात मुलायम सिंह यादव नेताजी कई बार सदन में भाषणों में कहते रहे हैं। पाकिस्तान छोटा दुश्मन है। नहीं आप लोग पाकिस्तान को तो आप कभी भी ठीक कर लो। हम दूसरी बात कर दिया पाकिस्तान को मोदी जी ने। हम बात कर रहे हैं। देखिए क्या है, जो बात राहुल गांधी जी ने कही है कि सब कुछ मेड इन चाइना क्यों है, वो बात इसलिए है कि हमारे देश में भी सब कुछ बन सकता है। पॉइंट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। और दुनिया में किसी भी देश को तरक्की करने के लिए अमीश भाई 3 चीजों की जरूरत होती है। उस देश में कच्चा माल हो, उस देश में लेबर हो और उस देश में मार्केट हो। आप सोचिए कि अपना देश इकलौता देश है दुनिया का जिसमें तीनों चीजें हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी पिछड़ गए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी, आरएसएस और गौरव भाटिया मन काला है। जी ओके, मन काला है। तो काले मन के साथ गौरव भाटिया आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा, सपा कह रही है। देखिए मैंने सपा के प्रवक्ता की बात को बड़ा ध्यान से सुना और उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी का वक्तव्य बताया, तो मैं तो बिल्कुल सहमत हूं। मुलायम सिंह यादव जी ने खुद कहा था कि चीन जो है वो एक शत्रु देश है, लेकिन इसीलिए मैंने पूछा ये जो तस्वीर है ये राहुल गांधी हस्ताक्षर कर रहे हैं पार्टी टू पार्टी MOU, ये तो सपा को चाहिए पूछे कि भाई ऐसा क्यों है, इसको सार्वजनिक नहीं करते हो। क्या इसी करार में रिश्वत ली है राहुल गांधी ने?
कितनी रिश्वत ली है आप बताओ। अगर उन्होंने रिश्वत ली है तो बताएं, क्यों करार को सार्वजनिक नहीं करते। दूसरी बात, काला मन किसका है? काला मन इसका है कि जब कोई आरोपी उसका एनकाउंटर हो तो ये जात देख लेते हैं। हमने देखा किस तरह से आरोपी का एनकाउंटर हुआ, जात देखी। मोहित खान पिछड़ों की बात तो करते हैं, जी लेकिन एक पिछड़े समाज की बच्ची के साथ रेप हो जाता है तो इनको मोहित खान का मुसलमान धर्म दिखाई देता है और पीड़िता को शेमिंग करके कहते हैं डीएनए टेस्ट कराओ। नवाब सिंह यादव इन्हीं का नेता है, पार्टी से नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? तो मन तो आपका काला है। और आरएसएस पे मैं एक बात कहूंगा, आरएसएस पे 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड पर जवाहरलाल नेहरू ने सम्मानित करने के लिए बुलाया। प्रणब मुखर्जी जी आरएसएस हेडक्वार्टर्स गए। मैं ये पूछना चाहता हूं, वायनाड में अभी हमने देखा किस तरह से नागरिकों की सुनील यादव, ओके लंबा हुआ। गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके जवाब काले मन काले कारनामे आपके हैं। ओके नवाब सिंह यादव तो मोहित खान, मैं इनके एक एक पॉइंट का जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा कि भाई ये तस्वीर एक तो इन्होंने दिखाई, हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में लोकतंत्र की जिम्मेदारी है कि सरकार से सवाल खड़े करें कि क्या चाइना की सीमा पर जो हमारी सीमा है वो सुरक्षित है, क्या चाइना हमारी जमीन पे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आप टीवी पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके रटे रटाए झूठ नहीं बोल सकते। एक दूसरा बात, इन्होंने इनकाउंटर पे कहा हम किसी भी अपराधी के पक्ष में नहीं है समाजवादी पार्टी। पर योगी जी तो कह रहे हैं अपराधी के पक्ष में आप। भाई योगी जी तो अच्छा बताइए, जिसका इनकाउंटर हुआ उसके ज्यादा मुकदमे, वो कह रहे हैं लाल टोपी और काले कारनामे है। सवाल ये है कि अभी वो अपना सदन में वो अपना भाषण नहीं भूल पाए माननीय योगी जी। अच्छा बताइए, माननीय योगी जी पे कितने मुकदमे थे? और मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं टोपी लाल कारनामे काले। दरअसल लाल टोपी से हर बेईमान, झूठा और बेलगाम लोग डरते हैं। लाल क्रांति का है, वो जानते हैं कि क्रांति होने वाली है। जो भारतीय जनता पार्टी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की गर्मी थी वो 24 में शांत हुई है, 27 में बिल्कुल ठंडी। ओके गौरव भाटिया, गर्मी शांत कर दी है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनके, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनके अखिलेश यादव ने, तो गर्मी शांत हो गई आप लोगों की? देखिए ऐसा है, जनता ने इनकी गर्मी भी शांत कर दी और इनकी जो साइकिल थी वो भी टूट गई। वो चीनी साइकिल निकली, टायर पंचर हो गया, हवा निकल गई है सारी। और आज दुख किस बात का है मैं आपको बताता हूं। उसी साइकिल पे बैठ के दुख इस बात का है कि जब एनकाउंटर होता है तो ये धर्म देख लेते हैं जिसका एनकाउंटर होता है, जो क्रिमिनल है। लेकिन हमारे 17 पुलिसकर्मी, अमीर जी 17 मैं अमीश भाई केवल एक बात जानना चाहता हूं। अच्छा सुन लीजिए, इनकाउंटर पर, क्योंकि मैं इनकाउंटर पे बोलूंगा भाई। उत्तर प्रदेश झेला नहीं जा रहा तो बोल दे, तो मैं थोड़े कम तर्कों की धार कर दूंगा। हाँ सुनिए, नहीं आप अपनी पूरी धार रखिए, सुनील यादव भी पूरी धार के साथ जवाब देंगे। जनता और उत्तर प्रदेश की जनता का दुख है। देखिए मैं अमीश भाई एक बात कहूं, ठीक है सुनील यादव, 10 सेकंड मैं केवल 10 सेकंड में कह रहा हूं। ओके बोलिए सुनील। भाई भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की क्या धार हो गई? ठीक है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की धार ये सही है अमीर जी, तो इनकी क्या धार है? मैं कह रहा हूं कि टोटी चोरों को चुप हो जाए समय देते हैं, ये आपत्तिजनक है। और मुझे इसलिए कहना पड़ता है कि इनको तमीज नहीं है चर्चा करने की, बीच में बोलते हैं। आपने अपनी बात रखी, अगर आप ढंग से नहीं रख पाई हमारी गलती है। मुझे लगता है अमीश भाई आप पढ़े लिखे गंवारों को बुला लेते हैं प्लीज। देखिए पढ़े लिखे गंवारों के साथ ऐसा है अमीर जी, आपने गलती करी, तर्क नहीं है, अगर सवालों का जवाब नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं है, भ्रष्टाचार का जवाब नहीं है, आपकी गारंटी का जवाब नहीं है, झूठे वादों का जवाब नहीं है, तो कुछ पढ़ लिख करके आया करिए, कुछ तैयारी करके आया करिए। केवल वकील लिख लेने से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता है। आप अपने पापों को, आप अपने कुकर्मों को, आप अपने भ्रष्टाचार जाके उसके चरण चुंबन करिए। जवाब दे रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड गौरव भाटिया, आपका समय, आप 30 सेकंड बोलिए। देखिए ये टोटी वाली बात लाने की आवश्यकता नहीं थी, आप मेक योर पॉइंट। देखिए टोटी की बात भी मैं नहीं लाया, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देख लीजिएगा, हाथ में टोटी पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इसलिए पहले तो अखिलेश यादव से कहिए टोटी पकड़ के, ठीक है चलिए आप अपनी बात को रखिए प्लीज। जब तथ्यों की जानकारी होगी तो सही रहेगा। हाँ अब सुनिए, उत्तर प्रदेश की जनता क्यों
इन लोगों को गुंडा पार्टी मानती है। ये लोग जो आरोपी होता है, जो क्रिमिनल होता है, उसके साथ खड़े होते, चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, चाहे हमने मंगेश यादव का देखा हो। लेकिन 17 पुलिसकर्मी मुठभेड़ में शहीद हुए और 1500 से ज्यादा घायल हुए। किस लिए? कि उत्तर प्रदेश बन रहा है जनता के लिए। लेकिन ये लोग उन पुलिसकर्मियों के साथ खड़े नहीं हो पाए। अलकायदा के आतंकी पकड़े गए तो अखिलेश यादव ने कहा, ठीक है, अब मुझे वर्दी से ठीक है, भरोसा ठीक है, नहीं। गौरव भाटिया, देखिए मेरे दो मेहमान अभी तक आए नहीं हैं, कुलदीप कुमार और मलूक नागर। ओके, देखिए 20 सेकंड मैं 20 सेकंड में खत्म कर दूंगा। एक तो जहां तक उत्तर प्रदेश के पुलिस का सवाल है, तो सभी लोग पुलिस का सम्मान करते हैं, एक। और उत्तर प्रदेश के टॉप 20 अपराधियों का आज भी अगर सरकार सूची जारी कर दे तो उसमें कम से कम 18 अपराधी होंगे जिनको माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकारी गनर दे करके उनको अपना संरक्षण दे रहे हैं। अरे भाई, लूट हुई है, लूट का सोना कहां है? बीजेपी के घर में है। मुख्य आरोपी कहां है? उसको इसलिए छोड़ दिया गया कि वो योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी का है। अरे आप जातिवाद कर रहे हैं, दूसरे को जातिवादी कहते हैं। तो पूरी तैयारी के साथ आया करिए। ये नेशनल चैनल है, पूरा देश सुन रहा है। केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके रटे रटाए वही बोल देना, उससे रास्ता नहीं है। आप जब सवाल करते हो तो सवाल का जवाब आप तैयार करके आया करिए। ओके, आजम खान की भैंसे ढूंढती थी उत्तर प्रदेश की पुलिस। चलिए भैंस से बाहर आ जाते हैं। जी, बड़ी खबर आ रही है। ये सोच से बाहर नहीं आ सकते तो क्या बाहर? एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष ने बहुत बड़ा बयान दिया है। हमारा सब्र अब खत्म हो गया है। हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बोला है, दूसरी लिस्ट आज ही हम जारी करेंगे, यानी आज रात तक लिस्ट जारी हो जाएगी। लिस्ट जारी करने में हमने पूरा संयम रखा, यानी राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल लीड कर रहे थे पूरी बातचीत को, लेकिन वो बातचीत खटाई में पड़ती हुई दिख रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल आपस में बात कर रहे थे, और क्योंकि दो टॉप शीर्ष नेता बात कर रहे थे तो उम्मीद थी कि संभावनाएं थी कि गठबंधन होगा, लेकिन यह गठबंधन नहीं हो पाया है। तो अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारा सब्र अब टूट चुका है। यह बड़ा बयान है, सुशील गुप्ता ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। कुलदीप मेरे साथ है, कुलदीप कुमार। एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस और आप आपने सामने लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ऐसा माना जाए? देखिए अमीश भाई, हमारा मकसद भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से बाहर निकालने का है, क्योंकि हरियाणा के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का, हरियाणा को बर्बाद करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा के लोग छुटकारा चाहते हैं। और हमारा मकसद भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर हराना है, और उसके लिए हमारा संगठन वहाँ मजबूत है। आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ मेहनत कर रहे हैं और उसको आगे लेके बढ़ रहे हैं। सबका मकसद एक ही कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में तानाशाही कर रही है, जिस गुंडागर्दी कर रही है, जिस दम पे वो जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा की बेटियों को घसीटने का काम किया, महिला पहलवानों को घसीटने का काम किया, हम सबका मकसद भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से बाहर करना है। कांग्रेस आपकी कोई हैसियत नहीं समझती हरियाणा के अंदर? भूपिंदर उन्होंने तो पहले ही बोला था कि हमें आम आदमी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, उनका कोई वोट नहीं है वहां पर। नहीं अमीश भाई, ऐसा नहीं है। आप जो चाहते हो वो शायद नहीं हो पाएगा, जिस पिच पे आप ले जाना चाहते हो मुझे। यहाँ हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, हमारा संगठन जमीन पे मजबूत है। नहीं, आपके कार्यकर्ता मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन ये हुड्डा साहब को नहीं दिख रहा ना। नहीं, देखिए मेहनत हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए करता है, और संगठन को पता होता है कौन कार्यकर्ता कहाँ मेहनत कर रहा है। और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के संगठन को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस बारे में भली बात पता है कि हम लोगों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कितनी मजबूती से वहां काम किया। फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मलूक नागर का रुख करता हूं। मलूक नागर, एक तरफ राहुल गांधी विदेश में क्या बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के साथ संपर्क यानी जो अलायंस है वो नहीं हो पाएगा, इसके मायने क्या है? देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें। जहाँ तक हरियाणा के बारे में हम बात करें, जो सुनने में आ रहा, जो बयानों से लगता है राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी तो समझौता करना चाहती थी। हुड्डा साहब अड़े हुए हैं, तो क्या ये समझें कि कांग्रेस में बगावत हो गई है और कांग्रेस में सेकंड
जो लीडरशिप है उसकी चल रही है, एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में हमारे सपा के साथी बैठे हैं, सपा के कंधे पर कांग्रेस चढ़ करके 7 सीटें जीती। उससे कुछ ही दिन पहले अखिलेश पखलेश हटाओ इन्हें, अखिलेश जी की बेइज्जती की। और क्या आज हरियाणा में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस कुछ सीटें देना चाहती हैं? वहाँ मजबूत स्थिति में है आप पार्टी, तो क्या आप पार्टी के साथ कांग्रेस करना चाहती हैं? दूसरी तरफ अरे मलूक नागर जी, आप एनडीए की तरफ है कि आप आपकी तरफ आ गए हैं? आपको इंडिया अलायंस में बड़ी दिलचस्पी हो गई है। बात है वही है। नहीं, मैं अगर मैं कहूं अमीश तुम एनडीए की तरफ हो या यूपीए की तरफ हो, तो तुम कहां डिसाइड करोगे? सही बात तो तुम भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, इसमें क्या बात है? दूसरी तरफ अगर देश की बात हो रही हो विदेश की धरती पे और उससे देश को कुछ नुकसान हो रहा हो, तो क्या तुमको वो बात करनी चाहिए, या अपनी पार्टी को निजी फायदे के लिए दूसरे को बदनाम करने के लिए अपने देश को भी कमजोर करो? ये गैर जिम्मेदारी की बात क्या करनी चाहिए? तो देश की जनता देख रही है टेलीविजन, वो डिसाइड करें। जहां तक सैम पित्रोदा की बात है, वो कह रहे हैं कि उनको आजकल गंभीर मुद्दे उठा रहे हैं राहुल गांधी जी, और बहुत बड़े मुद्दे उठा रहे हैं। ये सब्जेक्टिव है, पूरा देश देख रहा है कि ये बात सच भी हो सकती है, डिबेटेबल भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन वो साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, पप्पू नहीं, वो बहुत बड़े और गंभीर मुद्दे उठा रहे हैं। तो क्या ये ओवरसीज कांग्रेस पार्टी के मुखिया का एडमिट फैक्ट है कि राहुल गांधी जी को क्या ये भी पहले पप्पू मानते थे, जो आज कह रहे हैं पप्पू नहीं है और वो बड़े मुद्दे उठा रहे हैं? दूसरी तरफ क्या ये भी ओवरसीज कांग्रेस ओके, विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं मलूक नागर को। विवेक नागर, विवेक मलूक नागर की बात का जवाब देखिए। एक सवाल उठाया मलूक नागर ने, क्या सैम पित्रोदा राहुल गांधी को पहले इतना सीरियस नहीं मानते थे, अब वो सीरियस मान रहे हैं? ये एक एडमिशन भी है। नहीं, सैम पित्रोदा ने, लेफ्ट ने, इंडिया अलायंस के घटक दलों ने तो हमेशा राहुल जी की इज्जत भी करी है और गंभीर माना है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह का कैंपेन पिछले 10 साल में चलाया, बिलो द बेल्ट हिट किया, यह बहुत ही निंदनीय है। व्हाटएवर इट इज, भारत तो पहले नहीं मानते थे क्या? पहले वो मानते थे क्या? करनी चाहिए। ओके, मलूक नागर का सवाल है जो सभी मानते थे सर। ये क्या हाँ। ये मलूक नागर का सवाल है। मलूक नागर, ये क्यों पूछा आपने? ऑनरेबल प्राइम पहले मिनिस्टर क्यों ऑफ आपको इंडिया लगता है वो मानते थे ऐसा? मलूक नागर क्यों लगता है? नहीं, मलूक नागर जी से पूछिए, क्या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को फेंकू कहने में इनको अच्छा लगेगा? कोई बोले तो मुझे तो नहीं लगेगा। मेरा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मुझे तो नहीं लगेगा। लेट्स नॉट, मैं तो नहीं चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर। विवेक नॉट डन। मेरे चैनल पे नहीं, आप किसी और चैनल पे ये बात करिए। और आप सीजनड आदमी है, ये बात सही नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर के लिए कहना बिल्कुल सही नहीं है, आपत्तिजनक है, गलत है। नहीं, इसको मुझे नहीं लगता कोई विरोधी भी एंडोर्स करेगा। और आप सीजनड आदमी है विवेक, आप पुराने नेता हैं, मैं भी नहीं एंडोर्स कर रहा, पुराने थिंकर हैं, तो आप भी इस बात को नहीं बोलेंगे। एब्सोल्युटली, मैं खुद नहीं, पर ये बीजेपी के किसी व्यक्ति ने नहीं बोला ना। अगर बीजेपी का व्यक्ति बोलता तो मैं उससे सवाल पूछता। ये खुद कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। सर, आपके सामने बीजेपी का प्रवक्ता बैठ के कलंक बोल रहा है। चलिए, मुझे उत्तर देने दीजिए। आपत्तिजनक बयान दिया है, उत्तर तो बनता है ना। मैं तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करता हूं, मेरा प्रधानमंत्री। एक सेकंड, मलूक नागर 30 सेकंड, मलूक नागर। देखिए देवगन साहब, सबसे बाद में बुलवाया और सबसे कम बुलवाते हो आप मुझे। मैं कह रहा हूं कि अगर वो खुद कह रहे हैं कि पप्पू कहते थे और आज वो बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, इसका मतलब गंभीर, इसका मतलब राहुल गांधी जी पहले ना गंभीर मुद्दे उठाते थे, ना बड़े मुद्दे उठाते थे, और आज अगर वो पप्पू नहीं है तो क्या ये एडमिट फैक्ट है? पहले उनको पप्पू मान रहे हैं। जहां तक विवेक जी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन, हम एक हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, अरे तुम तो इज्जत जब करोगे, तुम तो उनके खिलाफ केरल में चुनाव लड़ रहे हो। उनकी इज्जत और उनकी बात तो आज कांग्रेस में ही नहीं मिल रही है। वो समझौता आप पार्टी से करना चाहते हैं और हुडा साहब अड़े हुए हैं। नागर जी, बेहतर होगा देर आए दुरुस्त आए, आरएलडी को लेकर के वापस आइए इंडिया अलायंस में, वही आपकी सही जगह है। आप सीनियर नेता रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। वहां पे एनडीए में दाल नहीं गलेगी ज्यादा, ये आप सुन लीजिए। देखिए विवेक जी, ये तो ऑफर मिल गया मलूक नागर, आरएलडी को इंडिया अलायंस से ऑफर है कि ज्वाइन करिए हमें बीच में। जी मलूक नागर, सुनो क्या करोगे वहां इंडिया में रह करके? देखिए सुनो, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में तो ये हमारे लाने की बात तो जब करेंगे, ये खुद ही नहीं है,
ये खुद केरल में प्रियंका गांधी जी के खिलाफ अपना कैंडिडेट लड़ा रहे हैं। हरियाणा में आज टिकट बंट रहे हैं। अभी 2 मिनट पहले उनके आप पार्टी के अध्यक्ष का बयान आया है कि एक लिस्ट जारी कर दी है, दूसरी लिस्ट जारी करेंगे। नागर को इनवाइट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को इंडिया अलायंस में आप सीटें क्यों नहीं दिलवा देते? इतनी आपकी चल रही है तो राहुल गांधी को फोन करिए और सीट दिलवाइए इनको। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं। देखिए, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से माननीय जयंत चौधरी जी गुस्से में आकर के छोड़ के चले गए, जबकि उनका आइडियोलॉजिकल पार्टनर इंडिया अलायंस ही है, चाहे वो मुसलमानों का हित हो, माइनॉरिटीज का हित हो, फार्मर्स का हित हो। अरे आप छोड़िए जयंत चौधरी अब चले गए मंत्री हैं, वो अब आ रही है। जयंत चौधरी मंत्री हैं, उनके विधायक उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हरियाणा में कराइए ना आप अलायंस। आपकी ताकत इतनी है तो हरियाणा में अलायंस कराइए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। हरियाणा में देखिए तो मेरी बात सुनिए, मैं बड़े आप कुछ बोल नहीं पा रहे, आप एनडीए के अलायंस में बोल रहे हो। किसी ना किसी बाबा मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए हर आइडियोलॉजिकल इशू पे आरएलडी बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है। मलूक नागर 10 सेकंड, देन गौरव भाटिया, एंड कुलदीप। 10 सेकंड सब। मैं कह रहा हूं चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा जो किसानों के मसीहा भगवान मानते हैं, और आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री की विचारधारा एक है, ये तो मजबूती से खड़े हैं। ये केरल में कहां बैठ गए आप उनके साथ और हरियाणा में समझौता करा दे। आम आदमी पार्टी पूरे, बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ प्रचार करेगी। सुनीता केजरीवाल प्रचार करेंगी, संजय सिंह प्रचार करेंगे, यह बड़ी खबर है। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी हरियाणा के अंदर। गौरव भाटिया, जो आपने बयान दिया काला धब्बा, उसको लेकर एक तरह से विरोध है इंडिया अलायंस का, जिस तरह का आपने ये स्टेटमेंट दिया, क्या कहना चाहते हैं? एंड कुलदीप कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने लोकतंत्र को धराशायी करा है, उसको बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए अभी जी, बहुत जिम्मेदारी से एक बात मैं कहता हूं, राहुल गांधी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कहते हैं, माफी मांग ले। भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है, इसके लिए माफी मांग ले। और साथ में सरेंडर मोदी के लिए और कोविड को मोविड बुलाने के लिए माफी मांग ले। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप साक्षात्कार करिएगा, मैं भी माफी मांग लूंगा, अपने शब्दों को वापस ले लूंगा। लेकिन जब तक वो नहीं करते हैं, ये मेरी सोच है और ये आज भारतीयों की सोच है, केवल मेरी सोच नहीं है, कि भारतीय राजनीति का काला धब्बा कोई है जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से, कि मेरे नाम के पीछे नकली गांधी लगा हुआ है, इसलिए मैं कुछ भी कह सकता हूं विदेशी धरती पर। जब वो ये बात कहते हैं ना कि मीडिया हमारी बात को आगे नहीं रखती है, अमीर जी वो आपको गलत बोल रहे हैं, वो न्यूज 18 को गलत बोल रहे हैं। जब वो कहते हैं जुडिशरी हमारे लिए न्याय नहीं करती है, तो राहुल गांधी की जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था, कन्विक्शन हुआ था, उसको स्टे तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था। तो मैं क्यों नहीं उनको काला धब्बा बुलाऊंगा? मैं तो बिल्कुल उनको काला धब्बा और ब्लैक होल दोनों बुलाऊंगा। किस पे? आम आदमी पार्टी। कुलदीप ने जो बोला, हाँ, आम आदमी पार्टी के लिए मेरा आज जो है सम्मान बढ़ गया। वो इसलिए बढ़ गया कि पहले ये दिल्ली में तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे और वहां हरियाणा में इलू इलू कर रहे थे, तो बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। आज कम से कम ये है कि इनके विचारों में एक मत है कि भाई दिल्ली हो या हरियाणा हो, हम कपड़े फाड़ेंगे कांग्रेस के और कांग्रेस इनके कपड़े फाड़ेगी। ये तो आपके कपड़े भी नहीं छोड़ रहे हैं। पापी आप वंशवादी, पापी आप वंशवादी। हाँ हाँ, मैं बताता हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान जेल में है, उनको बेल नहीं मिली। और सुनिए, भाषा का प्रयोग करेंगे गौरव भाटिया जी, फिर वही बोलिएगा, आपका हक है, आप जो भी बोलिएगा। मुझे गौरव भाटिया बोलना पड़ेगा। एक 40 सेकंड अपना घटियापन दिखाओगे तो घटियापन बोलना पड़ेगा। मेरी बात पूरी हो जाए। अगर अपना घटियापन दिखाओगे यहाँ पे भारत जवाब पार्टी के नेता गौरव भाटिया, भाई अच्छा चुप कराएंगे तो मैं उत्तर दे दूंगा। जवाब मिलेगा। हाँ ठीक है, उसी भाषा में जवाब मिलेगा फिर आपको। देखिए, मैंने वंशवादी क्यों कहा, दो बातें जल्दी जल्दी बोल दो, शांत करा लो, घबरा गए बेचारे बच्चे। मैं जवाब दे दूं पहले, आपने मेरा नाम, अरे कुलदीप मेरा नाम है। चुप, अभी अरे छोटे बच्चे ही हैं, इन छोटे बच्चों ने तो मोदी जी की नींद खराब कर रखी है।
अरे भैया हम छोटे बच्चों ने मोदी की खराब कर रखी है, परेशान रहते हैं बेचारे, रात को बेचारे रहते हैं, थोड़ा सा नीचे कुछ रखो, गद्दा उद्दा रखो, चेयर के अंदर धंसे हुए हो, दिखाई नहीं दे रहे। छोटे बच्चे परेशान रहते हैं, बताता रहा हूँ, मत करो चैनल में बैठ के, केजरीवाल की ले मत क्या करो, तू अरविंद केजरीवाल ने 1+1 जो दी गौरव भाटिया तुतलाया मत करो चैनल बैठ के, हालत देख लो, तुतलाया मत करो, हालत अपनी देखो बेटा क्या हो गया, मत क्या करो, चोरों के साथ तुतलाए जाते हो, क्या हुआ था, दाई ने सही से नहीं काटा था तो आपका, तुतलाते रहते हो, सुनिए, तुतलाते रहते हो, वंशवादी पार्टी, गद्दार थोड़ी तुम्हारी तरह सपा को छोड़ के भाजपा में आ गया, गद्दार थोड़ी तुम्हारी तरह, तौतले गौरव भाटिया तुतलाया मत करो ज्यादा, अरे जैसे चैनल पे आते तुतलाया मत करो ज्यादा, तुम मत क्या करो, धूप निकल जाता, तुतलाया मत करो ज्यादा, क्या हाल होगा, आवाज साफ नहीं आती है तुम्हारी, आधी आवाज पास हो जाती है, आपको अले अले गोला भाटिया, अले अले गोला भाटिया, तुतलाया मत करो, इलाज कराओ, अपने दिमाग का भी कराओ, जवान का भी कराओ, दोनों का कराओ, की तरफ मुंह गौरव घटिया, दोनों चीज का इलाज कराओ, तुतलाया मत करो, अपना चेहरा जाके तुतलाया मत करो गौरव घटिया, अपना घटिया मत दिखाया करो नेशनल चैनल पे आके, अपना आप पहले बोलिए, मत दिखाया करो, पहले कुलदीप कुमार आप 30 सेकंड बोल लीजिए, फिर गौरव भाटिया आप 30 सेकंड बोलिए, एक ऑल ऑडियो डाउन, कुलदीप कुमार पहले 30 सेकंड आपके, फिर गौरव भाटिया के, कुलदीप कुमार 30 सेकंड। अमीश भाई वो आपके चैनल पे बैठ के मेरी लंबाई के लिए कह रहे हैं, जिनकी आवाज साफ नहीं निकल पाती, जिनकी हवा पास हो जाती है, जिनकी हवा पास हो जाती है, तुतला के बोलते हैं, साफ नहीं बोल पाए, और बोला कि मैं अरविंद केजरीवाल छोड़ दूं, मैं गद्दार थोड़ी हूं उनकी तरह, ये सपा को छोड़ के कब बीजेपी में आ गए, कल यहां से छोड़ के गए और भाग जाएंगे, और मुझसे कह रहे छोटा बच्चा हूं, हाँ मैं तो छोटा बच्चा हूं, ये छोटे बच्चे ने नाक में दम कर रखा है आप लोगों की, और ऐसे बतेरे सारे ने नाक में दम कर रखा है, आप तो बहुत बड़े बच्चे हो, एक चुनाव नहीं जीत पाए आप आज तक, क्या कितने बड़े बच्चे बन के क्या करो गौरव भाटिया जी, और वकीलों से पिटते फिरते हो तुम कोर्ट के जगह जगह जा जाके, ऐसी क्या इतने बड़प्पन का क्या करोगे, जगह जगह कोई भी आपको पीट देता है, क्या करोगे इतने बड़े बड़प्पन का, गौरव भाटिया का ऑडियो क्या पर्सनल हो रहा है, इन्होंने पर्सनल नहीं किया, बताइए, जगह जगह पिटते फिरते कोर्ट के अंदर वकीलों से, फिर बसते फिरते, फिर कोर्ट केस जाते घूमते हैं, मैंने बोला, लेकिन उनका सरनेम बदलना, और ओके गौरव भाटिया आपकी बारी है, ऑल ऑडियोज डाउन, गौरव भाटिया। देखिए मैं एक बात बोलता हूं अमीश भाई आपसे, आप मेरे दोस्त भी हैं, एक पत्रकार भी हैं, इससे ज्यादा घटियापन कुछ नहीं हो सकता। मैं अपनी बात रख रहा था, आपने उनको बोलने दिया, विंडो कटवा दी एक और वो जो है गाली दे रहे हैं हमारी पार्टी को, और मैं फ्रेम में नहीं हूं, ये घटियापन है, मैं इसके लिए निंदा करता हूं, ये उचित नहीं। मैंने आपको और मैंने किसी पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी, नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अभी जी मेरा कर्तव्य है अपने मित्र अपने साथी को सही रास्ते पे चलाना, मैंने अपनी राय रख दी, मैं गलत ही सही, कोई बात नहीं, जनता देख रही है। अब मैं एक बात कहता हूं अमीर भाई, देखिए दो बातें मैं उठाना चाहता था। पहली बात, वंशवादी पापी आप, क्यों वंशवादी? अरविंद केजरीवाल तो वंशवाद के खिलाफ थे, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी, आपके कन्वीनर अंदर गए, बेल नहीं मिली है, और उन्होंने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, किसी के लिए ये नहीं सोचा कि वो नंबर 2 है, वो पार्टी चलाएगा, उनको मिला तो सुनीता केजरीवाल मिली, तो इसलिए वंशवादी हैं। दूसरी बड़ी बात है, मैंने क्या गलत बात बोली? दिल्ली में कपड़े फाड़ते हैं, अरविंद केजरीवाल के शब्द है सोनिया गांधी को जेल में होना चाहिए। और इस समय बड़ी खबर आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का बचाव किया है कि राहुल गांधी ने कहीं भी देश का अपमान नहीं किया है। राहुल गांधी का बचाव किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, देश का अपमान नहीं किया गया है। मेरे साथ गौरव भाटिया, सुनील यादव इस समय मौजूद हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव, मेरे साथ कुलदीप इस समय मौजूद हैं। सुनील यादव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आ गया, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए अच्छा बयान है, माननीय खड़गे साहब ने जो बात कही है उसको समझने के लिए, या जो राहुल गांधी जी ने बात कही है उसको समझने के लिए मुझे पर्सनल नहीं होना चाहिए, लेकिन बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में समझ नहीं है, देश के लोकतंत्र के बारे में जानकारी नहीं है, लोकतंत्र की परंपराओं के बारे में जानकारी नहीं है, सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं है, सम्मान पक्ष विपक्ष दोनों का है, और हम करते हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सम्मान करते हैं, विपक्ष का। देखिए हमारा राजनीतिक या वैचारिक विरोध भाजपा से हो सकता है, पर्सनल लड़ाई नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है पर्सनल टिप्पणी करना देश के इतने बड़े नेता की ये गैर जिम्मेदार। गौरव भाटिया, बुद्धि चाहिए राहुल गांधी की बात को समझने के लिए। गौरव भाटिया, मैं अभी सुन रहा था,
हाँ, एक व्यक्तिगत टिप्पणी करने का प्रयास करा और बुद्धि शब्द का इस्तेमाल किया। तो उत्तर प्रदेश की जनता तो ये कहती है टूटी साइकिल के अध्यक्ष के बारे में कि विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, जो गद्दी गवा भी दी, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। इसलिए सोच समझ के बोले तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात, खड़गे जी को चाहिए राहुल गांधी को सुने। देखिए 50 मिनट तक अनर्गल बातें करते रहे, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। उन्होंने ये कहा इंडिया डज नॉट रिस्पेक्ट स्किल्ड पर्संस। अब मैं आपको नाम गिनवाता हूं, देखिए तथ्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। MS स्वामीनाथन भारत रत्न दिया, साइंटिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। 2019 में भूपेन हजारिका प्लेबैक सिंगर, लता मंगेशकर 2001 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, ये सब स्किल्ड आर्टिस्ट नहीं थे अमीर जी? और ये विदेशी भूमि पे प्रचार कर रहे हैं कि स्किल्ड आर्टिस्ट की हम लोग इज्जत नहीं करते। कभी कहते हैं जी गौरव यू मेड योर पॉइंट, इट्स बीन 1 मिनट, गौरव यू मेड योर पॉइंट, गौरव यू मेड योर पॉइंट, टाइम लिमिट इज देयर। कुलदीप 20 सेकंड्स, कुलदीप कुमार। देखिए अभी मेरा तो एक ही कहना है कि ये डिबेट जो थी वो चाइना पे शुरू हुई थी, लेकिन आज मेरा कहना ये है कि अगर गौरव भाटिया जी और उनकी पार्टी चाइना को लेकर इतनी संवेदनशील है तो चाइना से व्यापार क्यों नहीं बंद कर देती है? आखिर डेटा आखिर ऐसा क्यों कहता है कि 2018-19 में $70 अरब का व्यापार आयात होता था और 2023-24 में $101 पहुंच गया ये। तो मेरा कहना है कि आज जिस तरह मार्केट के ऊपर चाइना ने कब्जा किया हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हमारे देश के अंदर ही जूता बने, चप्पल बने, लेकिन अब आइटम बने। वक्त है एक जरूरी सूचना का और एक बहुत जरूरी खबर का। आज सत्य और तथ्य आपके लिए एक चेतावनी भी है व्यूअर्स, और निवेदन भी है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और रिकॉर्ड का बटन ऑन कर लें। क्या यह महज इत्तेफाक है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में रेल हादसों में हैरान करने वाली बढ़ोतरी हुई है? इस साल जुलाई से रेल हादसों में रफ्तार का जो सिलसिला शुरू हुआ है व्यूअर्स, वो अब तक जारी है। लेकिन इन हादसों के पीछे जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं व्यूअर्स। 8 सितंबर को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को दुर्घटनाग्रस्त करने की एक बड़ी साजिश हुई। ट्रेन की पटरी पर गैस सिलेंडर रखा था जिससे ट्रेन का इंजन टकरा गया। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ के कारण तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए गए। हादसे की जगह से पेट्रोल से भरी बोतल, माचिस और बारूद भी मिला है। इससे पहले 17 अगस्त को याद करिए कानपुर में ही साबरमती एक्सप्रेस को डिरेल करने की एक बड़ी कोशिश हुई। तब भी इंजन से किसी चीज के टकराने की आशंका जताई गई थी। बीते 2 महीने में ऐसे अनगिनत मौके आए हैं जब रेल की पटरियों पर कभी मोटरसाइकिल मिली तो कभी पेड़ का टुकड़ा तो कभी टायर मिल गया। बात बिल्कुल साफ है कि देश की लाइफलाइन को टारगेट किया जा रहा है। यह सरकार की छवि खराब करने का नहीं, लोगों की जान से खेलने का मामला है। जरा सोचिए, जिस सिलेंडर से कालिंदी एक्सप्रेस टकराई, अगर वो सिलेंडर फट जाता तो क्या होता? पेट्रोल बारूद आग पकड़ लेते तो कैसा कोहराम मच जाता। आपको याद होगा कि हाल ही में आतंकी फरतुल्ला ने पाकिस्तान से एक वीडियो जारी कर भारत में अपने स्लीपर सेल से ट्रेनों को निशाना बनाने के निर्देश दिया था। इसलिए इन रेल हादसों की जांच अब NIA और राज्यों की ATS कर रही है। लेकिन यह बेहद गंभीर विषय है क्योंकि भारतीय रेल दुनिया का 4था सबसे बड़ा नेटवर्क है। इससे हर दिन करीब 2.5 करोड़ यात्री सफर करते हैं। हजारों किलोमीटर में रेल की पटरियां पूरे भारत में फैली हुई हैं। हर दिन 28 लाख टन से ज्यादा की माल ढुलाई करने वाली रेल भारत के सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देती है व्यूअर्स। शायद इसलिए रेलवे अब उन लोगों के निशाने पर है जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और इसके लिए पटरियों को टारगेट करने वाला फॉर्मूला अपनाया गया है। क्योंकि रेलवे का नेटवर्क इतना बड़ा है कि डेली सर्वेलेंस, डेली बेसिस पे रेल पटरियों की निगरानी करना संभव नहीं है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा और खूब ध्यान रखना होगा, और सुरक्षा एजेंसियों की आंख और कान बनने होंगे। तो ये सही मायनों में PPP यानी पब्लिक पुलिस पार्टनरशिप की जरूरत है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अलर्ट रहिए। नमस्कार।